और बड़ी खबर रांची से है, जहां सड़क हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई है। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के पास एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे महिलाओं और बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार आगे रुकी, ड्राइविंग सीट से एक युवती उतरी। इसी बीच काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। चारों तरफ से गिरता देख युवती लोगों से माफी मांगने लगी और घायलों को बेहतर इलाज कराने का भरोसा भी दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राहत की बात यह रही कि किसी घायल की हालत गंभीर नहीं है। और ओम प्रकाश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, क्या है पूरा मामला? जी अलीम, जो अब तक जानकारी आई उसके अनुसार महिला जो है वो कार सीख रही थी और इसी दरमियान उसने ये एक्सीडेंट कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि सड़क पर ही कार चलाना सीखना लोगों के लिए महंगा पड़ा। जो लोग वहां पर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे वो इस हादसे का शिकार हो गए। एक जो महिला है उसका पैर भी टूट चुका है, एक और वहीं पर एक बच्चे को भी चोट आई है। तो पूरे मामले को लेकर फिलहाल एक केस भी जो है वो बरियातू थाने में दर्ज किया गया है और पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है और पीड़ित जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी, लेकिन ओम प्रकाश, सवाल यह है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आखिर कैसे ये महिला ड्राइविंग सीख रही थी? जी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साफ तौर से कहा जाए तो बीच राह पर जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिला कार लेकर निकली और जिस तरह से वो कार चला रही थी उससे आसपास के लोगों का यही कहना था कि महिला कार सीख रही थी और उसी दरमियान ये हादसा हो गया। फिलहाल ये जांच का विषय है कि महिला कार सीख रही थी या फिर उसका संतुलन बिगड़ गया था तेज रफ्तार की वजह से। तो ये तमाम जो पहलू हैं इस पर अभी जांच की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें भी साफ तौर से दिख रहा है कि सड़क किनारे जो पार्लर है उसमें कार घुस चुकी थी और कई लोग उसमें जख्मी हुए हैं। तो फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश और महिला से पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जो लोग हैं उन्होंने शुरुआती दौर में महिला को माफ कर दिया था, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर जिस तरह से पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसे लेकर मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए ओम प्रकाश। कोरोना का बढ़ता संक्रमण हर दिन लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। कल राज्य में 788 नए संक्रमित मिले, लेकिन गंभीर बात यह रही कि कल 8 लोगों की मौत भी हुई, जो इस साल में एक दिन में कोरोना से सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। 8 मौतों में रांची में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई, वहीं धनबाद में 2 और बोकारो में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई। कल सरायकेला खरसावां जिले को छोड़कर सभी 23 जिलों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कल मिले 788 केस में रांची में सबसे अधिक 440 केस मिले। तो झारखंड में 4 अप्रैल को 788 केस सामने आए हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 4 अप्रैल को 788, वहीं 3 अप्रैल को 873, यानी कि 4 अप्रैल से ज्यादा मामले 3 अप्रैल को सामने आए थे। 2 अप्रैल को 694, 1 अप्रैल को 690, 31 मार्च को 693। तो आंकड़े लगातार झारखंड से भी डराने वाले सामने आ रहे हैं। कोरोना से झारखंड में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से इस वर्ष ये सबसे अधिक मौत है। अकेले सिर्फ रांची में 5 की जान कोरोना से गई, तो कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 5000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहायक नियंत्रक और 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीएयू के मुख्यालय को 2 दिनों के लिए सील कर सैनिटाइज कराया जा रहा है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना मारक रूप लेता जा रहा है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो राज्य में 8 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इस वर्ष एक दिन में सबसे ज्यादा मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अगर रांची की बात करें तो 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत सिर्फ रांची में हुई है।
चिंता वाली बात यह है कि कोरोना मरीजों से राजधानी रांची के लगभग सभी अस्पताल फुल हो गए हैं। 9 बेड वाली स्थिति है। इक्का दुक्का अस्पताल को छोड़ दें तो पूरा का पूरा अस्पताल जो है कोरोना मरीजों से भर गया है। और एक और जो परेशान करने वाली बात है वो यह है कि राज्य में कोवैक्सीन यानी कोरोना के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई चल रही है उसमें वैक्सीन की जो अहमियत है वो काफ़ी है, लेकिन राज्य में कोवैक्सीन राज्य में स्टॉक में नहीं है। ये जो दृश्य दिखा रहे हैं ये रिम्स के कोविड सेंटर के बाहर की तस्वीर है। ये सारे लोग जो लाइन में लगे हुए हैं अभी से, ये कोवैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं, कोरोना के वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं। इन्हीं लोग से सीधे बात करते हैं कि क्या समस्या इनकी है, क्योंकि राज्य में कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, कोविशील्ड की मात्रा भी काफ़ी कम बची हुई है। भैया ये बताइए क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है सर कि लंबा लाइन है और समय पे आदमी आते नहीं करने के लिए, और आते भी हैं तो बोलते हैं सीमित है, 50 को ही होगा। हाँ, शनिवार को आए थे, पूरा भर दिन लग गया रजिस्ट्रेशन में, इतना लाइन, और रजिस्ट्रेशन हुआ 4 बजे, फिर चलते में 1 बजे आसपास सब चले गए। बोले 50 को ही भयल आता है, ये कोविड-19 और RT-PCR क्या आता है ना, ये दोनों का 50-50 ही आता है। तो हम लोग 8:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं कोविड-19 का जांच कर। देखिए कोविड का जो वैक्सीनेशन है वहाँ पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जो जांच कराने के लिए RT-PCR के लिए आते हैं उनके RT-PCR जांच में भी काफ़ी वक्त लगता है। भैया ये बताइए कि क्या समस्या है? वो तो कोरोना का जांच के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है, वही वैक्सीन के लिए हम लोग आए हैं और कुछ नहीं। काफ़ी देरी से खड़े हैं, अभी तक जांच नहीं हो रही है। तो ये तस्वीर है राजधानी रांची का। अगर बात करें कोरोना वैक्सीन का, वैक्सीनेशन का, तो राज्य में पिछले 24 घंटे में जो लक्ष्य था उसका मात्र 2% ही वैक्सीनेशन हुआ है। समझा जा सकता है कि एक तरफ कोरोना जहां तेजी से पांव पसार रहा है, राज्य में 5000 से ज़्यादा की संख्या कोरोना के एक्टिव मरीजों की हो गई है, अस्पताल में जगह नहीं है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से राज्य में कोरोना का दूसरा लहर जो है वो काफी प्रकोप दिखा रहा है, यानी कि लगातार कोरोना के बड़े पैमाने पर मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके क्या वजह मानी जाए? क्यों वैक्सीन की कमी है? क्यों नहीं वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल अब तो स्थिति ये है अलीम की जो भी लोग वैक्सीन लेने के लिए, खास करके कोवैक्सीन का सेकंड डोज लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहे हैं, उन्हें बाहर से कि कहीं उनसे बैरंग वापस यह कहकर लौटा दिया जा रहा है कि अभी कोवैक्सीन नहीं है और जब कोवैक्सीन आएगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। स्थिति यह है, समझा जा सकता है एक तरफ आप कहते हैं कि जब तक कोवैक्सीन या फिर जो वैक्सीन है उसका सेकंड डोज नहीं पड़ेगा तब तक वो कारगर नहीं है, और दूसरी तरफ जो भी कोवैक्सीन ले चुके हैं पूरे राज्य में हजारों की संख्या ऐसे लोगों की है और उन्हें अब सेकंड डोज लेना है, वो फोन पर बात कर रहे हैं या फिर जब वो सेंटर पे आते हैं तो वो उनको वैक्सीन नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चूक है। क्या पहले से राज्य के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसका अनुमान नहीं लगाया कि इस तरह से वैक्सीन की कमी हो जाएगी? केंद्र से उन्होंने डिमांड नहीं किया। तमाम तरह की बातें हैं जिस पर आज हमारी अधिकारियों से बातें होगी। अभी हम हैं रिम्स के वैक्सीनेशन सेंटर पर, आपको दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी सिर्फ कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वही दिया जा रहा है। शनिवार तक यहाँ पर कोवैक्सीन दिया जा रहा था, लेकिन आज यहाँ पर भी कोवैक्सीन समाप्त हो गया है। और ये नोडल अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश हैं, इनका कहना है कि दिन भर में कई ऐसे फोन आते हैं जो कोवैक्सीन के सेकंड डोज के लिए आते हैं और उनको यह बताते हैं कि जब वैक्सीन आएगा तो जानकारी दे दी जाएगी। अभी हम कोशिश करते हैं 1 मिनट के लिए इनसे बात करने के लिए। डॉक्टर मिथिलेश, ये बताइए कि क्या समस्या आ रही है कोवैक्सीन को लेकर? समस्या तो ऐसे सच कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल 2 दिन से क्या है कि कोवैक्सीन ख़त्म हो गया है, तो कोवैक्सीन जिनको सेकेंड डोज लेना है वो लोग को परेशानी हो रही है कि लौट के आ रहे हैं। तो उनसे आग्रह है कि वो कम से कम 5-7 दिन के बाद ही पता करके वो जब अवेलेबल हो जाए तभी आएँ, क्योंकि अभी जैसे कोविड बढ़ रहा है केसेज, तो बिना मतलब के आना जाना ट्रैवलिंग करना वो अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो लेकिन वो कैसे पता करेंगे कि क्या इस सेंटर पे अमुक कोई सेंटर जाना टाइम पीरियड होती है इस वैक्सीन की कि पहला डोज के बाद कितना गैप होना चाहिए दूसरे डोज के लिए? अगर इस तरह की बात है तो फिर वक्त पर अगर वो वैक्सीन का दूसरा डोज ना लगे तो क्या फायदा? पता कर लें, या यहाँ का भी कोई नंबर जो आते हैं नंबर ले लें और पता करके आए, फोन करके जब आ जाए तभी आए।
अच्छा, ये तो बिल्कुल 29 दिन से 42 दिन का समय है, 29 से 42 दिन के बीच में सेकंड डोज ले लेना है। अगर इस बीच में वैक्सीन नहीं ले पाएंगे तब तो फिर वो कारगर नहीं होगा वैक्सीन। तो वैसी स्थिति में क्या आप भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी वैक्सीन इन बीच में आ जाएगा? ये आपको किसने कहा कि कारगर नहीं होगा 42 दिन के बाद? 42 दिन के बाद भी कारगर होगा, लेकिन एक एवरेज टाइम दिया गया है कि इसके बीच ले लेना चाहिए, ताकि कुछ लोग ऐसा ना कि 3 महीना बाद आए तो उसके 2-4 दिन बाद भी आने पे कोई ज़्यादा इम्यूनिटी में चेंज नहीं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये किसने कहा कि 29 से 42 दिन का है? ये आप ही के महकमा के लोगों ने, डॉक्टर ने कहा है कि कोवैक्सीन 29 से 42 दिन के बीच में ले लेना है, और कोविशील्ड का भी समय बढ़ाया गया है, 75 दिन तक किया गया है। हम बताते हैं, देखिए वो सही है कि आपको 28 दिन से 42 दिन के बीच कोवैक्सीन को लेना है। पहले दोनों वैक्सीन को 28 से 42 दिन के बीच लेना था, लेकिन अभी नया रिसर्च में आया है कि कोविशील्ड को 42 से 56 दिन, मतलब 6 से 8 सप्ताह के भीतर ले सकते हैं, ठीक है ना। कोवैक्सीन के लिए 28 से 42 दिन के भीतर ले सकते हैं। वही बात तो मैं भी कह रहा था आपसे, आप हमसे सवाल करें कि आपको किसने बताया? दूसरा किया, आपने कहा कि उसके बाद लेने पर काम नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करेगा, उसके बाद भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बीच ले लेने से अच्छा रहेगा। देखिए अलीम, जो तमाम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इजाद किया है, उन्होंने साफ कहा है कि 29 दिन से लेकर और 42 दिन के बीच में कोवैक्सीन का सेकंड डोज ले लेना है। लेकिन रिम्स के ये नोडल अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश हैं, इनका कहना है कि यह सही है, जो हमने मुद्दा उठाया न्यूज़ 18 ने, यह सही है, लेकिन उसके बाद काम नहीं करेगा, ये नहीं है उसके बाद भी काम करेगा। तो अब इनका कौन सा रिसर्च है हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें जानकारी है, जो विशेषज्ञ बताया है पूरे झारखंड के, हमने बात की थी रिम्स के डायरेक्टर से, उन्होंने भी यही कहा था कि अभी कोवैक्सीन में ऐसा कोई रिसर्च या कोई डेट नहीं बढ़ा है। 29 दिन से 42 दिन के बीच में सेकंड डोज लेना है, और यही अभी मानक है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुमला से बड़ी खबर है, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। गुमला के कामडरा इलाके में लगातार 3 दिनों से हाथियों का झुंड उत्पात मचाए हुए है। टुरुंडू रामतोल्या गांव में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड अब सरिता में अपना डेरा डाले हुए है। हाथियों के झुंड ने किसानों की सब्जी और केले की फसल को रौंद दिया, वहीं एक किसान की गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। वन विभाग के कर्मचारी हाथी को खदेड़ने के लिए 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को टॉर्च और पटाखा दिया गया है। गढ़वा के राजी में आपको बता दें कि एक खड़ी बस में आग लग गई, और आग लगने की ये तस्वीरें काफी भयंकर थी। आपको बता दें कि आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी का माहौल रहा। आग की चपेट में आने से देखते ही देखते एक गुमटी भी जलकर राख हो गई। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक बस पूरी तरह से जल गई थी। आग बुझाने के दौरान एक ग्रामीण भी झुलस गया। आग बस में कैसे लगी, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। गोड्डा में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की कुछ लोगों ने पिटाई की थी। 26 मार्च को हुए मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को भागलपुर के मायागंज में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसकी मौत हो गई। उसका शव जैसे ही बसंत राय के कैदपुर में घर पर पहुंचा, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक की बेटी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले पड़ोसी ने डायन का आरोप लगाते हुए उसकी मां के साथ मारपीट की थी, और उसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोड्डा रेफर किया गया था, और गोड्डा से फिर भागलपुर रेफर कर दिया गया था। मृतक की बेटी ने पुलिस और प्रशासन से आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और दरगोड्डा के कैदपुरा मामले में लोगों के हंगामे के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आगे की कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद गोड्डा एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया है और मामले में जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। और अगली खबर साहिबगंज से है, जहां भागलपुर से चलकर रांची जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस के इंजन के सामने एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव मिला है। बताया जा रहा है कि पटरी पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई।
शल इंजन के आगे जाली से लटकता हुआ करीब 10 किलोमीटर दूर साहिबगंज रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। शव को रेल जीआरपी अपने कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई में जुट गई है। आ गए, इंजन में फंस गए, जिससे कट गए और इंजन में फंस गए और फिर जाते हुए गाड़ी चले आई साहिबगंज रेलवे स्टेशन। तब हम लोग उसको लास्ट निकाले। सबकी शिनाख्त हो पाई है? हाँ, शिनाख्त हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं श्री राम चौकी बाजार के हैं। उनका नाम है अर्जुन प्रसाद यादव। उनके परिजन लोग आए हैं। पलामू के मेदिनीनगर में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां थाने में एक व्यक्ति लक्ष्मी डोम ने अपने 20 सुअरों की चोरी का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पड़ोसी के दामाद ने ही पशुओं की चोरी की है और उसे अपने रिश्तेदार के घर रखा हुआ है। चोरी किए गए पशुओं की कीमत 3 लाख रुपए है और उसने इन्हें बेटी की शादी के लिए रखा था। इधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 3 लाख मांगा बहन को शादी करने के लिए रखा। हमरा बेच के तिलक लड़की को देना था। अब हम कैसे करें और न करें? शादी ब्याह करें। अब कहाँ से हमला है? तो वह प्रशासन का धरा, प्रशासन हमको न दिवाएगा मुजरिम को धर के। थाने की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? थाने में क्या आश्वासन मिला है? वहाँ तो हम स्पीकर गए तो बड़ा बाबू को फोन किया तो यह फरोज साहब केस बना है कि नहीं बना हम नहीं जान रहे। मकुर धरने के लिए जा रहा है, भागवत जा रहा है टिकट हो। यहाँ पर ईसाई समाज से निवेदन है कि उसको पकड़े। सिमडेगा के बने कपड़े लोकल से ग्लोबल होते जा रहे हैं। फैशन मैगजीन जीक्यू ने भी यहां के कपड़ों को टॉप 10 फैशन में शामिल किया है। सिमडेगा के गुजरिया गांव में लोग कपड़े बनाने में जुटे हैं। सूती धागों से बने ये कपड़े आज झारखंड की माटी की सुगंध विदेशों तक फैला रहे हैं। यहां के बीरू कपड़े की रांची से लेकर दिल्ली तक डिमांड है और वहीं सोशल साइट्स पर जोहार ग्राम नाम से एक पेज बनाया गया है जिस पर इन कपड़ों से बने डिजाइनर क्लॉथ को स्थानीय मॉडलों के सहारे प्रदर्शित कर ऑनलाइन भी इसकी बिक्री शुरू की जा रही है। पारंपरिक लकड़ी के हथकरघा से डिमांड के अनुसार कपड़े तैयार करने में इन्हें परेशानी आ रही है। अगर इन्हें मशीन चलित करघा मिल जाए तो ये कपड़े और तेजी से बना सकते हैं और झारखंड की ये पहचान पूरे विश्व में फैला सकते हैं। कपड़ा दादा बाप दादा से पहले से करते करते आ रहे हैं। बीरू गमछा बना रहे हैं अभी तक भी, अब बना रहे हैं। रांची, दिल्ली, विदेश तक भी कपड़ा भेजते हैं। अब व्यापारी लोग भी उठा उठा के मांग बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी कपड़ा भेजते हैं बीरू गमछा। तीरंदाजी में झारखंड की अपनी विशेष पहचान है और अब इसी पहचान को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं रांची के जोनहा की दीप्ति कुमारी, जो अगले महीने बैंकॉक में आयोजित प्रथम एशिया यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधती नजर आएगी। देखिए दीप्ति के संघर्ष और सफलता पर हमारी विशेष रिपोर्ट। झारखंड को न सिर्फ प्रकृति ने सजाया संवारा है बल्कि इन्हीं जंगल झाड़ में कई धनुर्धर पैदा हुए हैं। इन्हीं में से एक है दीप्ति कुमारी, जिसने न सिर्फ अपनी मेहनत और संघर्ष से भारतीय आर्चरी टीम में जगह बनाई बल्कि बैंकॉक में 2 मई से शुरू होने वाले प्रथम एशिया यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड पर निशाना भी साधेंगे। मेरे पास नेशनल मेडल है सर 38 और सर अभी हाल ही में 2 साल पहले सर मैं रिकप पकड़ी हूँ। सुबह सर दिए थे मुझे और सर अभी 2 साल के अंदर मैं अभी इंडिया टीम में हूँ और अभी सर मैं इंडिया के लिए सर बैंकॉक जाऊंगी मेडल लेने के लिए और मैं कोशिश करूंगी सर, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी कि मैं अपने देश को गोल्ड मेडल दे सकूं सर। 19 साल की दीप्ति ने पहली बार 2014 में तीर धनुष पकड़ा था। 2019 तक वो लकड़ी के तीर धनुष से निशाना साधती थी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन को लेकर 2019 में सुदेश महतो ने दीप्ति को रिकॉर्व दिया, जिसके बाद से दीप्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीप्ति ने अब तक 12 नेशनल चैंपियनशिप में कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसका जब उसको इंडिया टीम में मौका मिला है बैंकॉक जाने के लिए, इसमें भी बहुत अच्छा हमको लगता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी वहाँ भी जाके। इसका प्लस पॉइंट यही होता है कि इसको कुछ बताने के बाद कैच करने का बहुत ही अच्छा।
खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।